साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश राज्य विशेष आपको पढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो जैसे जैसे टॉपिक जो है वो उत्तर प्रदेश के ख़त्म होते रहेंगे, वैसे वैसे हम टेस्ट आपको कराएंगे ताकि आपका जो एक लेवल है तैयारी का, वो लेवल आपका बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। अगर बेटा हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो हमारे दिमाग से वो दाएं बाएं डाइवर्ट हो जाएंगी, उनको एक ही जगह समेट कर रखना है। इस वजह से टेस्ट जो है वो अनिवार्य है। ठीक है, तो हम आज जो है आपको हमने पाषाण काल कराया है और आज पाषाण काल का हम आपको टेस्ट कराने जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कि आप सब लोग जो है वो कितने अच्छे ढंग से पाषाण काल का टेस्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। ये भारत के इतिहास के संबंध में नहीं है। दूसरी बात देखिए, है ना, दूसरी बात देखिए कि मैंने पहले भी कहा है कि अब जो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के, वो लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्ज़ाम में आपको 8 से 10 सवाल उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के मिल जाएंगे, है ना। एपीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, अपर निजी सचिव का, उस एग्ज़ाम में आपको उत्तर प्रदेश के सवाल देखने के लिए मिलेंगे 5 से 7। ऐसे ही रेडियो क्या नाम है, रिव्यू ऑफिसर का एग्ज़ाम होगा आरओ वाला, जो यूपी पीसीएस कराता है, तो वहाँ भी आपको 7-8 सवाल उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। ऐसे ही यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम होना है, तो यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्ज़ाम होंगे मेंस वाले ख़ास तरीके से, उनमें उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है वो पूछा जा रहा है अब लगातार। और उत्तर प्रदेश के जो मेंस एग्ज़ाम होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसमें भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मेंस में भी कंपलसरी अब स्टेट लागू कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए अब आपको राज्य जो है वो बेहतर ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो सभी एग्ज़ामों के लिए है, किसी एक एग्ज़ाम की वजह से हम ये वीडियो ये क्लासें नहीं लगा रहे हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए हैं। तो आप एक बार तैयारी करो और उसी तैयारी से आप अलग अलग प्रकार के अलग अलग एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं उत्तर प्रदेश के संबंध में। ठीक है, तो चलते हैं बेटा पहले सवाल की तरफ और कोशिश करते हैं सवालों को सोल्व करने की। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आप इन सवालों को खुद से भी करिए। ठीक है, तो साईं आईएएस एकेडमी टीकेडी ठाकुर द्वारा एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर, है ना, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं और ये कोशिश भी करते हैं कि हम भी अपना जो सहयोग है वो आपको दें ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, पहला सवाल अपना ये है और 4 विकल्प हैं। बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? ऑप्शन आपके सामने है, प्रोफेसर जीआर शर्मा, दूसरा ऑप्शन है जी मजूमदार, तीसरा ऑप्शन है फजल अहमद, चौथा ऑप्शन है यज्ञदत्त शर्मा। लगाइए पहला आप आंसर। तो क्या आपका आंसर आया है? प्रोफेसर जीआर शर्मा। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या बनेगा बेटा अपना? प्रोफेसर जीआर शर्मा। इसका सही आंसर है प्रोफेसर जीआर शर्मा। ये जो पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ी जानकारी और दे दूं आपको कि देखिए बेलन नदी घाटी जो है, बेलन नदी है एक, बेलन नदी की जो घाटी है, तो बेलन नदी जो है वो किस नदी की सहायक नदी है? मैंने आपको बताया था, तो बेलन नदी टोंस नदी की सहायक नदी है। ठीक है, उस बेलन नदी की घाटी में जो पुरातात्विक स्थल हैं उनकी जो खुदाई हुई थी वो प्रोफेसर जीआर शर्मा के निर्देशन में हुई थी, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। कहाँ के प्रोफेसर थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के नेतृत्व में ये खुदाई हुई थी। और मैंने बताया था कि वहाँ से बेलन नदी घाटी से 44 मतलब 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने? 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं। तो पहला आंसर उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। बेलन नदी बताइए किसकी सहायक नदी है? तो बेलन नदी किसकी सहायक नदी है? टोंस नदी की। दूसरा, बेलन नदी घाटी में खुदाई
किसके निर्देशन में हुई? तो आंसर है प्रोफेसर जी.आर. शर्मा। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के। और बेला नदी घाटी से कितने पुरा स्थल मिले बेटा? तो पुरा स्थल मिले हैं 44, मतलब 44। ये मैंने आपको क्लासों में बताया था, जो पीछे हमने उत्तर प्रदेश का पाषाण काल पढ़ा है। यही सवाल आपसे पीसीएस के एग्जाम में, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में और उत्तर प्रदेश के तमाम अन्य एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं बेटा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल ये है कि मध्य पाषाण युग के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन, मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं सनकिसा से, श्रावस्ती से, सराय नाहर से या कौशाम्बी से। लगाइए अपना आंसर। क्या आंसर है आपका? ऑप्शन सी सराय नाहर। ऑप्शन सी सराय नाहर। तो सराय नाहर से सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं, सराय नाहर से। मैंने आपको सराय नाहर भी पढ़ाया था, ठीक है, मैंने आपको सराय नाहर पढ़ाया था। मैंने कहा था कि सराय नाहर कहाँ है? तो सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। ठीक है, सराय नाहर से क्या क्या हमें मिला था? तो पहला मैंने बताया था 8 गर्त चूल्हे मिले थे। 8 गर्त चूल्हे जो आसपास ही बने हुए थे। 8 गर्त चूल्हे एक जगह बने हुए थे, वो इस बात का प्रमाण बता रहे थे कि मनुष्य समूह में रहता था। दूसरा मैंने बताया था कि 37 नर कंकाल मिले हैं जो छत विछत अवस्था में है। छत विछत अवस्था का मतलब होता है बेटा कि वो तितर बितर पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये संकेत है कि हो सकता है कि उनके ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हुआ हो या सामूहिक नरसंहार हुआ हो उस जमाने में। ठीक है, हाँ। तीसरा मैंने बताया था कि 14 सवाधान मिले हैं, 14 सवाधान मिले हैं वहीं से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मध्य पाषाण काल के सबसे ज़्यादा साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहीं से मिले हैं, तो वो स्थल है बेटा सराय नाहर। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं पाषाण काल की, तो मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल जो है वो 3 भागों में हमने बांटा था। एक को कहा था हमने पूरा पाषाण काल, जिसका समय था 5 लाख से 50,000, 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व। एक था मध्य पाषाण काल जो 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व था, और एक था नवपाषाण काल जो 8,000 से 6,000 वर्ष का था। तो मध्य पाषाण काल का जो टाइम है वो था आपका 10,000 से 8,000 वर्ष। और मध्य पाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता थी आग की खोज। दूसरी विशेषता थी शवाधान, जिसे अंत्येष्टि हम कहते हैं, सबको दफनाने की प्रक्रिया। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले सवाल की तरफ। अगले क्वेश्चन देखते हैं, और अगला सवाल है अपना, ये देखिए, कह रहे हैं मध्य पाषाणिक काल के किस स्थान से सींग के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं? सींग के आभूषण के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सींग के आभूषण, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। सींग के आभूषण बताया गया था आपको, मेजा से मिले हैं, सराय नाहर से मिले हैं, लेखिया से मिले हैं या महदहा से मिले हैं? क्या आंसर होगा आपका? तो आंसर है महदहा। कहाँ से? महदहा। महदहा से सींग के, हाँ, आभूषण मिले हैं। किसके आभूषण? सींग के आभूषण। सींग के आभूषण। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि ये जो मैदहा है, ये मैदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। मैदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। मैदहा किस काल का स्थल है? तो मध्य पाषाण काल का। मैदहा से क्या क्या मिला था ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मैदहा से क्या क्या मिला था बेटा? मैदहा से मिला था, पहली बात, हड्डी के आभूषण और औजार। दूसरा, मैदहा से मिला था मृग श्रृंग के छल्ले। मैंने बताया था
हिरण के सींग जो होते हैं उनके छल्ले कहाँ से मिले थे? वो महदाहा से मिले थे। तीसरा मैंने बताया था गर्त चूल्हे, जमीन के अंदर गड्ढा बना के चूल्हे बनाए गए थे, उनको गर्त चूल्हे कहा गया था। महदाहा से और क्या मिला था? युगल समाधान। क्या? युगल समाधान। बताइए उनके सर किधर थे? तो सर पश्चिम में था, और पैर किधर थे? पैर पूरब में थे। ठीक है, तो सब जानकारी आपको अगली पिछली क्लासों में दी गई है। अगर किसी बच्चे ने वो क्लासें अटेंड नहीं करी हैं तो एक बार जाकर उन क्लासों को पढ़िए, उन क्लासों को देखिए, समझिए, फिर आप टेस्ट करेंगे तो आपको टेस्ट में आनंद आएगा, आपको लगेगा कि चीज़ें आपकी पढ़ी हुई हैं। इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। चलिए बेटा चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है। नवपाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के साक्ष्य उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए नवपाषाण काल के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं, पहले आप अपना आंसर लगाइए, कहाँ कहाँ से वो चीज़ें मिली हैं। पहला ऑप्शन है प्रयागराज, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है प्रतापगढ़, और चौथा है इन सभी जगहों से। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जगहों से मिली हैं, है ना। वैसे मैंने नवपाषाण काल में आपको बताया था कोल्डिबा था, है ना, चौपानी मांडू था, इलाहाबाद का प्रयागराज का ही कोल्डिबा था, प्रयागराज का ही मैंने आपको बताया था एक स्थल जिसका नाम था मेहगढ़ा, और एक मैंने बताया था जो खास था, है ना, संत कबीर नगर का लहुरा देव, मैंने आपको बताया था। तो उत्तर प्रदेश में पाषाण काल की जो सभ्यता थी उसमें भी खास तौर से नवपाषाण काल के प्रयागराज से भी साक्ष्य मिले हैं, सोनभद्र से मिले हैं और प्रतापगढ़ से मिले हैं। तो उपरोक्त सभी स्थलों से यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है मेजा तहसील जो है वो प्रयागराज में है, करछना भी जो है वो प्रयागराज में है, कोल्डिबा भी जो है वो प्रयागराज जिले में है, और फूलपुर भी जो है वो प्रयागराज जिले में। ठीक है, ये सब लगभग प्रयागराज के आसपास है। ठीक है, तो अब सवाल क्या है, सवाल को सुनेंगे पहले ध्यान से। हाँ, सवाल ये है अपना कि सवाल सुनेंगे, सवाल अपना ये है कि किस पुरास्थल से नवपाषाण कालिक किस पुरास्थल से धान के साक्ष्य मिले हैं? तो धान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? 4 विकल्प हैं, मेजा, करछना, कोल्डिबा और फूलपुर। सही आंसर क्या होगा बताइए आप। तो सही आंसर क्या है बेटा? कोल्डिबा। कोल्डिबा कहाँ है? कोल्डिबा प्रयागराज में है। और मैंने कल पिछली क्लास में बताया था कि कोल्डिबा जो है वहाँ से भारत में धान के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं, पुराने साक्ष्य हैं जो नवपाषाण काल के हैं, और वो 7000 से 6000 साल पुराने हैं। जबकि मैंने एक और बताया था कि अगर सवाल किसी और तरीके से पूछा जाए आज की खोजों के आधार पर, तो याद रखने के लिए मैंने बताया था लहुरा देव संत कबीर नगर जिले का है, जहां भारत में चावल की खेती के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। भारत में सबसे पुराने चावल के साक्ष्य मिले हैं लहुरा देव से, और लहुरा देव कहाँ है बेटा? संत कबीर नगर जिले में। और मैंने उसमें बताया भी था कि वो 9000 से 7000 वर्ष पुराने हैं। मतलब जब मध्य पाषाण काल समापन की तरफ था और नवपाषाण काल की शुरुआत हो रही थी, तो उसके बीच के वो साक्ष्य हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कोल्डिबा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर अपने पास में 6। ये कह रहा है निम्न में से पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं?
पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, इन स्थलों में से बताना है। अब चूंकि यह पाषाण काल पूछा है आपसे बेटा, और इस पाषाण काल में आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन से काल के। अब मैंने बताया ना कि पाषाण काल 3 प्रकार का है, उसके 3 भाग हम लोग बनाते हैं। पहला पूरा पाषाण काल है, उसके बाद में मध्य पाषाण काल है, उसके बाद में नव पाषाण काल है। तो 3 जो है पाषाण काल के प्रकार हैं। इसका मतलब इसमें सबसे बताना कि पाषाण काल है, तीनों इसी में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो सिंगरौली घाटी से, बेलन घाटी से, चकिया से, या उपरोक्त सभी। आंसर बताइए आप, पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो पाषाण काल के साक्ष्य आपका आंसर है बेटा क्या है, उपरोक्त सभी। देखो मैंने बताया था जो सिंगरौली से मिले हैं, है ना, सिंगरौली से साक्ष्य मिले हैं, और वो मिले हैं पूरा पाषाण काल के, पूरा पाषाण काल। और जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल में भी मध्य पाषाण काल, है ना। ये सिंगरौली कहाँ पड़ता है, तो सिंगरौली पड़ता है सोनभद्र में, सोनभद्र जिले में। बेलन नदी घाटी कहाँ है, तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद में है या प्रयागराज में है। इलाहाबाद या प्रयागराज में बेलन नदी घाटी से साक्ष्य मिले हैं, जिनकी खुदाई का नेतृत्व किया था प्रोफेसर GR शर्मा ने। चकिया कहाँ पड़ता है, तो चकिया चंदौली भी जिले में है, और चकिया से भी हाँ पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब यह है कि ये तीनों स्थल जो है वो पाषाण काल से संबंधित हैं। तो आंसर आपका हो जाएगा सही डी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा डी। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में लिखा हुआ है, देखिए कि निम्न में से अस्थि निर्मित देवी मातृ देवी की मूर्ति या प्रतिमा किस स्थान से प्राप्त हुई है। मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है, जो कि अस्थि निर्मित है। पहला ऑप्शन है लोहदा नाला, दूसरा है चकिया, तीसरा है चौपानी मांडो, और चौथा है दमदमा। दमदमा 4 स्थल है, अपना आंसर लगाइए आप। तो सही आंसर क्या होगा बेटा, लोहदा नाला। मैंने आपको बताया था कि जो पूरा पाषाण काल है उसके भी हमने 3 भाग बनाए थे। तो एक पूरा पाषाण काल का हिस्सा माना जाता है उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल में इंसान पत्थर के औजार और हथियारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन वो हथियार जो थे, औजार जो थे, वो ब्लेड की तरह थे, उसे कहते हैं ब्लेड संस्कृति। और उस दौरान क्या हुआ था, अस्थि से बनी हुई मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली थी लोहदा नाला से। और मैंने बताया भी था कि अस्थि निर्मित मातृ देवी की जो प्रतिमा है वो लोहदा नाला से मिली है। लोहदा नाला इलाहाबाद का है, इलाहाबाद का स्थल है। और मैंने बताया था कि उस मातृ देवी की प्रतिमा को सुरक्षित रखा गया है किस संग्रहालय में। तो उसका आंसर क्या है, अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा किस संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है, तो वो है कौशाम्बी संग्रहालय। तो लोहदा नाला इसका सही आंसर है। अच्छा बेटा, लोहदा नाला पाषाण काल का स्थल है ना, और वो किस राज्य जिले में पड़ता है, तो प्रयागराज, प्रयागराज में पड़ता है। चकिया कहाँ है, अभी बताया था इससे पहले मैंने, चंदौली में है चकिया, है ना। चौपानी मांडो कहाँ है, ये भी प्रयागराज में है, प्रयागराज जिले में। दमदमा कहाँ है, यह है प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। सवाल नंबर आता अपने पास में 8। कह रहा है निम्नलिखित में से पूरा पाषाण काल के लोगों को ज्ञान नहीं था। अब देखो सवाल क्या है, सवाल है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था। जैसे मैंने कहा ना कि पाषाण काल के 3 हिस्से हैं, एक पूरा पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल, और एक को बेटा हम कहते हैं नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल के लोगों को ज्ञान नहीं था किस चीज का, आग का, कृषि का, गृह निर्माण का, या उपरोक्त सभी। तो सबसे पहला काल जो पाषाण काल में, वो पूरा पाषाण काल है। पूरा पाषाण के काल के लोगों को इनमें से किस चीज का ज्ञान नहीं था, जल्दी से आंसर लगाइए आप। क्या आंसर आया आपका, उपरोक्त सभी। इन सभी चीजों का ज्ञान नहीं था। देखिए मनुष्य को पूरा पाषाण काल में आग का ज्ञान नहीं था,
जब उसे आग का ज्ञान नहीं था तो वो जो मांस है या जो भोजन है वो कच्चा खाता था, ठीक है, हाँ कच्चा खाता था। वैसा आग का ज्ञान उसको हुआ है मध्य पाषाण काल में। कृषि का ज्ञान नहीं था पूरा पाषाण काल में इंसान को, इसलिए वो शिकार करता था, आखिर तक था वो शिकार करता था, या वो कंद मूल फल वगैरह जो वनों से मिलते हैं, जंगलों से मिलते होंगे, उनको खाता होगा, ठीक है। तीसरी बात, उसे गृह निर्माण का ज्ञान नहीं था, इसलिए मनुष्य पाषाण काल के पूरा पाषाण काल वाले हिस्से में वो रहता था कंदराओं में, गुफाओं में, ठीक है, हाँ पेड़ों की कंदराओं में, पहाड़ों की गुफाओं में जो है मानव रहता था। तो उसे किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं था इन तीनों में से पूरा पाषाण काल में। तो आग का ज्ञान हुआ है इंसान को मध्य पाषाण काल में, कृषि का और कृषि का ज्ञान जो हुआ उसे नव पाषाण काल में हुआ है। वैसे वो गृह निर्माण के काम मध्य पाषाण काल में करने लगा था, मध्य पाषाण काल में उसे गृह निर्माण का ज्ञान हो चुका था, है ना। गृह निर्माण का मतलब वैसे घर जो उसके परंपरागत रहे होंगे। हालांकि बस्तियों का वसाव जो शुरू हुआ है वो नव पाषाण काल में शुरू हुआ है, गांव कब बसे हैं, नव पाषाण काल में, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या बेटा, तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में क्या कह रहे हैं, देखो, पाषाण काल में मनुष्य मुख्यतः किस पर निर्भर था। पाषाण काल का जो मनुष्य था वो किस पर निर्भर था, किस चीज पर वो डिपेंड था। पाषाण काल का मनुष्य किस पर निर्भर था, किस पर डिपेंड था, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर, या इनमें से किसी पर निर्भर नहीं था, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं था। अब देखो इसमें ये क्लियर नहीं बताया है कि कौन सा पाषाण काल है, कौन सा पाषाण काल है, क्या वो पूरा पाषाण काल है, क्या वो मध्य पाषाण काल है, क्या वो नव पाषाण काल है। भाई अगर नव पाषाण काल की बात करेंगे तो कृषि और पशुपालन शुरू हो गया था, अगर मध्य पाषाण काल की बात करेंगे तो मध्य पाषाण काल में वो शिकार पर निर्भर था। अच्छा, हम पूरा पाषाण काल की बात करेंगे तो पूरा पाषाण काल में भी वो शिकार पर स्थिर था। अब सवाल ये निकलता, इसको इस तरीके से हम समझें, देखो पूरा पाषाण काल में इंसान शिकार करता था, मध्य पाषाण काल में भी शिकार करता था, नव पाषाण काल में मनुष्य ने खेती शुरू कर दी थी। लेकिन सवाल ये निकलता है क्या शिकार छोड़ दिया था। तो देखिए वो खेती भी करता होगा, शिकार भी करता होगा, ठीक है। तो सही आंसर जो है वो क्या माना जाएगा, इसका सही आंसर बेटा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब ये है वो निर्भर करता था खास तौर से किस पर, शिकार पर। पाषाण काल के पूरे दौर को अगर हम देखें तो शिकार जो है वो प्रमुख रूप से सबसे आगे रहेगा मानव के भोजन के रूप में, ठीक है। चलिए बेटा सवाल नंबर देखते हैं, सवाल नंबर 10। ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से मध्य पाषाण काल में सराय नाहर से प्राप्त कंकाल के सिर किस दिशा की तरफ थे। अब देखो चाहे आप मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल की मैंने बताया दो खूबसूरत बातें हैं जहां परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, 2 या 3 कह सकते हैं। मध्य पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी, इसका मतलब भोजन को कच्चा नहीं खाता था इंसान, फिर पका के भून के खाता होगा। मध्य पाषाण काल में समाधान प्रथा शुरू हो गई थी, इसका मतलब यह है कि अब वो सबको, मनुष्य के सबको फेंका नहीं जाता होगा बल्कि उसे दफनाया जाता होगा। तीसरी खास बात ये थी कि मध्य पाषाण काल के अंतर्गत मनुष्य ने जिन पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करा वो बड़े नहीं थे, छोटे पत्थरों के औजार थे जिन्हें आराम से फेंका जा सकता था, जिन्हें आराम से शिकार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो अब सवाल निकल कर आता है कि बताइए जो मनुष्य था जब उसे दफनाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, मध्य पाषाण काल में इंसान को दफनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, तो सराय नाहर से जो 14 समाधान मिले हैं, या चाहे वो दमदमा से मिले हों प्रतापगढ़ के, चाहे वो मैदाहा से मिले हों, ठीक है, मैदाहा, दमदमा और प्रतापगढ़ का एक हिस्सा सराय नाहर है ना। तो वहाँ जो कंकाल मिले हैं उनमें सिर किधर थे, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ। तो मैंने बताया था क्या आंसर होगा आपका, सिर किधर होंगे, तो उनके सिर किधर थे, सिर होते थे पश्चिम की तरफ, और पैर किधर होते थे, पूरब की तरफ। तो पश्चिम में सिर होता था डेड बॉडी का और पूरब में होते थे पैर। इसका मतलब ये हो गया
कि मनुष्य को जब दफनाया गया होगा मध्य पाषाण काल में, तो पूरा पश्चिम दिशा में दफनाया गया होगा, पूरब में पैर और पश्चिम में सिर, इस तरीके से दफनाया गया होगा। आज जो दफन की प्रक्रिया है या अंतिम संस्कार है, आपने देखा होगा, तो वो उत्तर दक्षिण दफनाते हैं। उस समय सिर पश्चिम में होता था और पैर पूरब में होते थे, ठीक है ना। सराय नाहर के बारे में मैं एक बार फिर बता दूं, ये प्रतापगढ़ का एक स्थल है सराय नाहर। यहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले, यहाँ से 37 नरकंकाल मिले जो छत विछत अवस्था में थे, जिनसे पता चलता है कि हो सकता है कि उनके ऊपर बाह्य आक्रमण हुआ हो या उनका सामूहिक नरसंहार हुआ हो। तीसरी बात, 14 समाधान वहाँ से मिले हैं, ठीक है, 14 समाधान। और चौथी खास बात यह है कि मध्य पाषाण काल के सबसे ज़्यादा स्थल सराय नाहर से मिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के संबंध में। चलिए बेटा, अगला सवाल पढ़ेंगे। देखो, मध्य पाषाण काल में जहाँ भी अंतिम संस्कार हुआ है, चाहे वो महदहा की बात हो, चाहे वो दमदमा की बात हो, चाहे वो क्या नाम है सराय नाहर की बात हो, सर पश्चिम में और पैर पूरब में मिले हैं। चलिए अगला सवाल सुनते हैं, सवाल नंबर 11। कह रहे हैं निम्न में से किन चीज़ों के साक्ष्य प्रयागराज से प्राप्त हुए हैं। प्रयागराज से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं हमें। प्रयागराज जो इलाहाबाद का है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज से क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं। पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है झोपड़ी, तीसरा है मिट्टी के बर्तन और चौथा है उपरोक्त सभी। लगाइए आंसर अपना, आपका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन आएगा बेटा डी, उपरोक्त सभी हमें चीजें कहां से मिली हैं, प्रयागराज से प्राप्त हुई हैं। देखो, धान के साक्ष्य मिले थे कोल्डीबा से, कोल्डी हवा से धान के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले, और वो कोल्डीबा कहाँ है, प्रयागराज में, बताया था आपको प्रयागराज में, ठीक है। हालांकि बाद में हाँ लहुरा देव से भी मिले हैं जो सबसे पुराने हैं। झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो एक जगह पड़ती है चौपानी मांडू, चौपानी मांडू, चौपानी मांडू भी प्रयागराज में है, प्रयागराज में। और चौपानी मांडू से भी हाँ झोपड़ी के साक्ष्य मिले, और झोपड़ी कैसी मिली थी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, है ना। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन सबसे पुराने वाले, ठीक है, वो भी चौपानी मांडू से मिले हैं मिट्टी के बर्तन, और वो भी प्रयागराज है, ठीक है। तो प्रयागराज से मिट्टी के बर्तन मिले हैं, झोपड़ी मिली है और धान के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है। हाँ, मृद भांड की शुरुआत, मिट्टी के बर्तनों को बनाने की जो शुरुआत है वो किस काल में शुरू हुई थी, वो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। तो नवपाषाण काल की अगर देखें तो 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। सबसे पहला, मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया, दूसरा बड़े पैमाने पर पशुपालन शुरू हो गया, तीसरा मृद भांड शुरू हो गए थे, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, और चौथा गाँव का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, गाँव का विकास शुरू हो गया था, बस्ती बसनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो अगर आपने पीछे की जो वीडियो है, पीछे की जो क्लासें हैं, अगर वो आप सब देख लेंगे, छोटी छोटी क्लासें हैं, आधे घंटे की क्लास हैं, 20-20 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा बड़ी क्लास हम बनाते नहीं हैं। अगर आप उसको कर लोगे तो ये सब सवाल आप आराम से इनके जवाब दे सकते हो। मेरा तो ये मानना है कि जैसे जैसे क्लासें चलती चली जाए, वैसे आप अपना पेन और कॉपी उठाइए, उन चीज़ों को अपने हिसाब से नोट डाउन करिए, उनसे आप सवाल बनाइए, ठीक है, फिर टेस्ट करिए और देखते हैं कि आप किस प्रकार से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं करते हैं। पीसीएस तक के एग्ज़ामों को आप आराम से क्रैक कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं भैया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, निम्न में से, हाँ अगला सवाल है, निम्न में से नवपाषाणिक युग का प्रथम साक्ष्य क्या है। नवपाषाण काल का पहला साक्ष्य क्या है। नवपाषाण काल का पहला साक्ष्य क्या है। पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, गेहूं की खेती, दूसरा है चावल की खेती, तीसरा है जौ की खेती, चौथा है लोहे के बर्तन। इसका सही आंसर बताओ कि नवपाषाण काल में किसकी खेती के प्रमाण मिले हैं, है ना। तो गेहूं की खेती के प्रमाण मिले भैया, या गेहूं की खेती के प्रमाण मिले बेटा,
चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, जौ की खेती के प्रमाण मिले हैं या लोहे के बर्तन के प्रमाण मिले हैं। तो मैंने बताया था कि नवपाषाण काल में चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। किसके? चावल की खेती के। और चावल की खेती के प्रमाण नवपाषाण काल में कहाँ से मिले थे? कोल्डिबा से, है ना, या फिर लहुरा देव से। ठीक, तो कोल्डिबा या लहुरा देव से साक्ष्य मिले हैं किसके? चावल की खेती के। ठीक है, चलिए ये कुछ क्वेश्चन थे पाषाण काल के ऊपर। अब हम जो हैं वो इसी तरीके से आपको कंटेंट देते रहेंगे। अगला हिस्सा हमारा लगेगा ताम्र पाषाण काल, ठीक है, कांस्य युग और सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, जो ताम्र पाषाण काल है, कांस्य युग है, इन सब को एक जगह हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम उनकी एक्सरसाइज करेंगे कि किस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए बेटा, इन वीडियो को आप लाइक करिए, औरों को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए। ठीक है, ये सब आपकी जिम्मेदारियां हैं। आप भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी उठाइए, हम भी अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है, हाँ, यूपी का कोई भी टेस्ट होगा, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष का जो भी सवाल होगा वो सब हमारे नोट्स से आएगा, सब हमारे कंटेंट से आएगा। ठीक है, तो अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो, ठीक है, तो आप कमेंट करिए, ठीक है, खूब लिखिए, उस पर अपनी अपनी बातें साझा करिए, ठीक है, कमेंट करके। ठीक, आपके सजेशन जो होंगे उसी के आधार पर चीज़ों को आगे देखा जाएगा। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा बेटा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।